नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। अयोध्या में राम मंदिर में हुई लूट, यानी जिसको चढ़ावा चोरी कहा जा रहा है, उससे पूरा देश व्यथित है। भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, ये जितने भी संगठन और पार्टियां हैं बैकफुट पर हैं। बैकफुट पर होने के बावजूद जिस तरह से ये हमलावर हैं, और हमलावर किन पर हैं? चोरों को, डकैतों को बाहर करने की बजाय उनको बचाने की कोशिश हो रही है, और जिन लोगों ने वहां चंदा चढ़ाया है, अर्पित किया है, उनको घेरने की जो कोशिश हो रही है, उससे सबसे ज्यादा व्यथित है। लेकिन इधर एक और संकट भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार के भीतर चल रहा है। संकट ये चल रहा है कि तमाम राज्यों में पार्टी के भीतर जबरदस्त तरीके से संघर्ष चल रहा है। आपसी गुटबाजी और आपस में एक दूसरे को काटने की, और जिस तरीके से यहाँ तक कई राज्यों में पर्ची से निकालकर मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, उससे जो पुरानी पीढ़ी के नेताओं का रोष, गुस्सा, नाराजगी, बाहर से दूसरी पार्टियों से लाए हुए नेताओं की जिस तरह से उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है वहाँ पर, और पहले के जो पुराने कार्यकर्ता हैं उनकी नाराजगी, ये सारी चीज़ें अब इकट्ठी होती जा रही हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव हारने के बावजूद एक के बाद एक वो विधानसभा चुनाव जीतती जा रही है। कैसे जीतती जा रही है ये केवल विपक्ष नहीं जान रहा है, वो पार्टी के नेता भी जान रहे हैं। लेकिन अब पार्टी के नेतृत्व के भीतर से ही, केंद्रीय नेतृत्व के खिलाफ ही अब आवाजें उठने लगी हैं, इसलिए कि कहीं ना कहीं वो जो गुटबाजी की जो खबरें आ रही हैं, वहां सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि एक गुट को हवा मिल रही है केंद्रीय नेतृत्व की ओर से, और बाकी जो दूसरा गुट है वो एक तरीके से अपने को उपेक्षित महसूस कर रहा है। इस समय सबसे ज्यादा अगर मारकाट मची हुई है तो दक्षिण भारत में एकमात्र वो राज्य है जहां पर भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव है, लेकिन वो प्रभाव भी अब धूमिल होता दिखाई पड़ रहा है। वो राज्य है कर्नाटक। आपको पता ही है, कर्नाटक में पार्टी की सरकार बन चुकी है, गठबंधन सरकार भी चला चुकी है, और वहां पार्टी के भीतर इस समय राजनीति, अंदरूनी संघर्ष बहुत जबरदस्त है। पिछले दिनों आपने देखा कि विधान परिषद चुनाव में किस तरीके से क्रॉस वोटिंग हुई है। पार्टी के नेताओं ने जाकर दूसरी पार्टी के, कांग्रेस के नेताओं को वोट दे दिया है, और इसको लेकर पार्टी नेतृत्व बुरी तरीके से नाराज है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहा है। इसलिए नहीं कर पा रहा है कि आप कार्रवाई कर देंगे तो उसके बाद वहां पर बगावत हो जाएगी, लोग पार्टी छोड़कर चले जाएंगे। पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष है बीएस विजयेंद्र, उनके खिलाफ जबरदस्त माहौल है। अब बीएस विजयेंद्र चूंकि येदियुरप्पा के बेटे हैं, येदियुरप्पा से वहां पर मुख्यमंत्री थे, उसके बाद जब मुख्यमंत्री का पद गया फिर उनके बेटे को अध्यक्ष बनाया गया, तभी से उनके खिलाफ एक वहां पूरा माहौल बना हुआ है। और अब सीधे तौर पर दिख रहा है कि जो बाकी नेता है वो अपने को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं, और एक, यद्यपि ऐसा कोई एक धड़ा नहीं है कि वो धड़ा उनके किसी एक नेता के पीछे विजयेंद्र के खिलाफ और येदियुरप्पा के खिलाफ जो लोग हैं वो सारे इकट्ठे हों, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जो इनके अलावा जो बाकी नेता हैं उनमें कहीं ना कहीं एक एकजुटता है, या फिर और भी कई फाड़ दिखाई पड़ रहे हैं। बीएल संतोष जो राष्ट्रीय महासचिव हैं, एक वो भी कर्नाटक से आते हैं, और उनका भी अपना एक गुट है, उनका अपना प्रभाव है, उनके प्रभाव में भी कई लोग हैं सीधे। और ये भी बताया जा रहा है कि जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनसे उनकी भी नहीं बनती है। इसके अलावा जो सदानंद गौड़ा हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं, आर अशोक हैं, बसंत गौड़ा पाटिल हैं, इन तमाम नेताओं की जो नाराजगी है वो कहीं ना कहीं एकदम साफ तौर पर दिखाई पड़ रही। चूंकि 2028 में वहाँ कर्नाटक में विधानसभा चुनाव भी हैं, इस गुटबाजी को देखते हुए जेडीएस के साथ जो गठबंधन में उनके है, वहाँ पर जनता दल सेक्युलर, उनके साथ भी संबंध अच्छे नहीं है, और जनता दल सेक्युलर का जो प्रभाव है वो भी काफ़ी कमज़ोर पड़ चुका है। इन सारी चीज़ों को देखते हुए ये साफ दिख रहा है कि वहाँ भारतीय जनता पार्टी किस कदर कमज़ोर है, और इस कमज़ोरी की वजह से वहाँ पर आपसी संघर्ष नेताओं के बीच किस तरह से हावी होता दिखाई पड़ रहा है। इसके पीछे एक और बहुत महत्वपूर्ण कारण है। कारण यह है कि कांग्रेस पार्टी के भीतर जिस तरीके से खबरें प्रचारित की गई मीडिया के जरिए और तमाम दूसरे माध्यमों से, कि वहाँ कांग्रेस पार्टी के भीतर ज़बरदस्त गुटबाजी है, और वहाँ जो मुख्यमंत्री रहे सिद्धारमैया, उनके बीच में और उस समय के उप मुख्यमंत्री और मौजूदा मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार के बीच गतिरोध है।
अक्सर ये होता था कि दोनों की समर्थक दिल्ली चले आए हैं, लेकिन पिछले एक महीने पहले जिस तरह से ये नेतृत्व परिवर्तन वहां पर हुआ, जिस सौहार्दपूर्ण वातावरण में नेतृत्व परिवर्तन हुआ, उसने तमाम बीजेपी के नेताओं की उम्मीदों पर पानी फेर दिया, वहां के स्थानीय नेताओं की उम्मीदों पर भी और केंद्रीय नेताओं की उम्मीदों पर भी। डीके शिव कुमार अभी पिछले दिनों जब एक महीना पूरा हुआ इस नेतृत्व परिवर्तन के, यानी जब उन्होंने शपथ ली उसके एक महीने बाद, वो सीधे पहुंचे वहां पर सिद्धारमैया के घर पहुंचे, उनसे आशीर्वाद लिया, यानी जो अब फिर अटकलें लगाई जा सकती थी उनको भी पूरी तरह से विराम दे दिया गया। इसके अलावा एक और बात है, डीके शिव कुमार के नेतृत्व में जिस तरह से वहां सरकार चल रही है और एक तरह से कहा जाए कि उस सरकार को वहां पर बड़ा समर्थन मिल रहा है। हालांकि समर्थन कितना मिल रहा है और कितना नहीं, कि क्या ये समर्थन 2028 के विधानसभा चुनाव में रिफ्लेक्ट होगा, वो एक अलग सवाल है। लेकिन अभी जिस तरह की स्थितियां दिखाई पड़ रही हैं, नेतृत्व परिवर्तन होने के बावजूद जो दोनों, अगर कहा जाए कि दो धड़े वहां पर हैं, उनके बीच में न कहीं कोई टकराव, न कहीं कोई आपसी मनमुटाव, किसी तरह की कोई खबर सामने नहीं आई है। उसको देखते हुए अब बीजेपी के नेताओं को भी लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि सरकार रिपीट कर जाए, क्योंकि देश के भीतर तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर बीजेपी की सरकार, चाहे केंद्र सरकार हो या अलग अलग राज्यों में जो राज्य सरकारें हैं, उनके खिलाफ एक माहौल तो बना ही है। चुनाव जीत रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन उत्तर प्रदेश में जिस तरह से अयोध्या में राम मंदिर को लूटा गया, या फिर मध्य प्रदेश में जो हाल है, जो बद्रीनाथ धाम में वहाँ भी चोरी की जो घटनाएं आ रही हैं, ये सारी चीज़ें, इसके अलावा तमाम दूसरे मुद्दे हैं, वो है ही हैं कि उन पर एक सरकार के खिलाफ इस समय पूरा माहौल बना हुआ है। दिल्ली के जंतर मंतर पर किस तरीके से सरकार के खिलाफ लोग इकट्ठे हुए हैं, तो डीके शिव कुमार के प्रति बीजेपी के नेताओं में भी एक आकर्षण दिखाई पड़ रहा है। और कहा यह जा रहा है कि कोई भी इन नेताओं के बीच जो आपसी मनमुटाव और संघर्ष चल रहा है, केंद्र को पूरी जानकारी है, केंद्रीय नेतृत्व को सब कुछ पता है, लेकिन किसी के खिलाफ कोई भी एक्शन लेने की स्थिति में वो नहीं है। अगर एक्शन लेती है तो कई नेता तैयार बैठे हैं जो पार्टी छोड़कर डीके शिव कुमार के साथ वो कांग्रेस पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। हो सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। 2028 के विधानसभा चुनाव से पहले बड़े पैमाने पर बड़ी संख्या में नेताओं के पार्टी छोड़ने की आशंका जताई जा रही है। तो कर्नाटक में तो जबरदस्त इस समय सिर फुटोगल मची हुई है। कर्नाटक अकेला राज्य नहीं है, बल्कि तमाम और राज्य हैं जहां पर बीजेपी के भीतर की जो अंदरूनी लड़ाई है अब वो सतह पर आती दिखाई पड़ रही है। आपको याद होगा जब मध्य प्रदेश में, चूंकि डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री बने हैं, कैसे बने हैं, ये पर्ची निकाल कर बने हैं, यानी कहीं से कोई नाम नहीं था, अचानक मैसेज जाता है और कह दिया जाता है कि इनको बनाना है, तो उनको बना दिया गया। कहाँ से कह दिया जाता है? केंद्रीय नेतृत्व से। केंद्रीय नेतृत्व का मतलब सिर्फ और सिर्फ दो लोग होते हैं, ये सबको पता है। वहाँ पिछले दिनों जिस तरह से उज्जैन में पूरा का पूरा जो ज़मीन, वहाँ पर कई एकड़ ज़मीन खरीदी गई मोहन यादव और उनके परिवार के लोगों के नाम से, कैसा घोटाला हुआ, अब उसकी कोई जांच की भी नहीं की जा रही है, ना ही उस पर कोई बयान आ रहा है, ना ही उस पर कोई सफाई आ रही है। लेकिन खबर जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि बीजेपी के भीतर से ही नेताओं ने उस खबर को प्लांट किया या उस खबर की जानकारी दी मीडिया में, और मीडिया के जरिए वो खबर बाहर आई। यहाँ तक कि जो कांग्रेस के नेता हैं, प्रवक्ता हैं जयराम रमेश, उन्होंने तो अब परोक्ष रूप से नरेंद्र तोमर का नाम भी ले लिया कि पुराने कृषि मंत्री, और इस समय वहाँ पर चूंकि वो विधानसभा अध्यक्ष हैं, आपको याद होगा कि नरेंद्र तोमर भी मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे, लेकिन अब उसी राज्य में वो विधानसभा के अध्यक्ष बन गए हैं, जबकि वो केंद्रीय मंत्री थे। पहले उनका प्रोफाइल उससे बड़ा था। इसके अलावा शिवराज सिंह चौहान की भी अंदर की जो दमित इच्छाएं हैं, कहीं न कहीं हिलोरे मारने लगती हैं। कहाँ वो प्रधानमंत्री पद के दावेदार थे, कहाँ उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी से भी एक झटके में हटा दिया गया। बेचारे उफ तक नहीं कर पाए, आज भी नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं दिखाई पड़ता रहता है। इसके अलावा राजस्थान में भजन लाल शर्मा बना तो दिए गए हैं मुख्यमंत्री, काफ़ी अच्छा काम वहाँ कर रहे हैं और लगातार दिखाई पड़ता रहता है। वहाँ जिस तरह से वसुंधरा राजे को साइडलाइन किया गया, तो ये तमाम राज्य हैं जहाँ पर इस समय आंतरिक कलह मची हुई है, और उत्तर प्रदेश तो उसमें भी सबसे बड़ा राज्य है। उत्तर प्रदेश में बड़ी कोशिशें हो रही हैं कि जो दोनों एक धड़े हैं, यानी एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दूसरी तरफ केंद्र की ओर से पोषित वहाँ पर जो दो उप मुख्यमंत्री हैं, लेकिन इस समय बीच बचाव करने की कोशिशें और उस तरह की तस्वीरें दिखाने की पूरी
कोशिशें हो रही हैं, लेकिन ये सबको पता है कि इन कोशिशों में कितना दम है और क्या इस दिखावे से, इन तस्वीरों से इनके भीतर की जो कलह है वो खत्म हो जाएगी। अभी राम मंदिर में जो लूट हुई है उसमें भी केंद्रीय नेतृत्व और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में जो कुछ खींचातानी है वो सतह पर आ गई है। अभी भी एसआईटी की रिपोर्ट, अंतिम रिपोर्ट अभी आनी बाकी है, उसमें भी देखना है कि क्या कुछ होता है। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी के भीतर की राजनीति है, और इसके पीछे ये कहा भी जा रहा है, कारण भी बताया जा रहा है कि अब केंद्रीय नेतृत्व पूरी तरीके से, अब ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद अब वो शिफ्ट हो रहा है गृह मंत्री अमित शाह की तरफ, और शायद प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी तक को तो लोगों ने एक तरीके से स्वीकार कर लिया, लेकिन अगर उसकी शिफ्टिंग अमित शाह की ओर हो रही है तो उसके खिलाफ बहुत सारे नेता सीधे सीधे बगावत कर सकते हैं, विद्रोह कर सकते हैं, या सामने आकर मुखरता के साथ अपने विरोध को प्रकट कर सकते हैं। और इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश यात्रा पर हैं, वहां सम्मान बटोरने में लगे हुए हैं। इंडोनेशिया में सम्मान उनको मिला, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया भी जाएंगे, फिर लौट के आएंगे, मानसून सेशन होगा और उसके बाद फिर वो सम्मान बटोरने के लिए दूसरे देशों में जाएंगे। लेकिन यहाँ जो कलह मची हुई है वो कब खत्म होगी और कैसे खत्म होगी, ये देखने वाली बात है। और ये कलह बीजेपी को कितना नुकसान पहुंचाएगी, और क्या ये राजनीतिक रूप से चुनावी नुकसान भी पहुंचाएगी, बावजूद इसके कि चुनाव आयोग सरकार और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खड़ा हुआ है और वो बीजेपी के लिए ही काम कर रहा है, खास तौर से जब वहां मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार गुप्ता बैठे हैं जो विपक्ष आरोप लगाता है। तो देखते हैं क्या होता है, लेकिन कलह इस समय बीजेपी के भीतर जबरदस्त मची हुई है। आज की वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें। हमारे वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें।